तो कहानी की शुरुआत होती है एक पपेट शो से, जहां पर ब्री और तेते एक माइथोलॉजिकल प्ले देख रहे होते हैं रामायण के ऊपर। अब देखो, ये जो मूवी है वो इंडोनेशिया के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, तो मेरे हिसाब से तो हमारी रामायण हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है। अब ये लोग इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, इसके अंदर मूवी का फॉल्ट है, ना कि मेरा। एनीवेज, अब वहीं पर बैठी हुई ऑडियंस के बीच में ब्री का ध्यान कहानी के इमोशंस पर चला जाता है। उसके दिमाग के अंदर एक थॉट आता है कि हो सकता है कि रावण ने सीता से वाकई में प्यार किया हो, और वो ये बात तेते से कहता है। लेकिन उसके साथ बैठे तेते के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था, जैसे कि वो किसी और ही बात को डीपली समझ रही हो। अब उस वक्त तेते ये कहती है कि प्यार और लस्ट के बीच में एक पतली सी लकीर होती है, और हल्का सा मुस्कुरा देती है। अब ब्री यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज फील करता है, लेकिन उस पल में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। लेकिन एक बात साफ थी कि तेते सिर्फ शो नहीं देख रही थी, बल्कि वो अपना एक पास्ट याद कर रही थी। अब आगे के सीन में ब्री और तेते धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेले की भीड़ में एक स्टॉल के सामने दोनों रुकते हैं, जहाँ पर एक आदमी कराइंडिंग नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेच रहा था। एक पुराना ट्रेडिशनल सा इंस्ट्रूमेंट जो कि आम लोगों के लिए काफी अनफैमिलियर सा होता है। हालांकि इसको मैंने बचपन में काफी देखा है, आपने भी जरूर देखा होगा, लेकिन हो भी सकता है कि बहुत लोगों के लिए ये नया होगा। एनीवेज, तेते के चेहरे पर उस इंस्ट्रूमेंट को देखकर एक अलग ही शांति होती है, जैसे कि वो उस चीज से ऑलरेडी जुड़ चुकी हो। उसके लिए वो कराइंडिंग कोई सिंपल म्यूजिकल पीस नहीं था, बल्कि एक याद थी, उसके बचपन का एक हिस्सा था। ब्री थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है और वो कराइंडिंग उठाता है और तेते की तरफ देखते हुए बजाने के लिए कहता है। लेकिन तेते बिना कुछ कहे उसको बजाना शुरू कर देती है, और उस पल में पूरा सीन बिल्कुल थम सा गया था। ब्री उसे देखता ही रह जाता है। उसकी आंखें, उसके एक्सप्रेशंस और उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज को, सब कुछ एक अजीब सी वाइब क्रिएट कर रही होती है। वो पल एक नॉर्मल सीन नहीं लगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे तेते किसी और दुनिया से कनेक्टेड हो। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं बोर्डिंग हाउस में, जहां पर तीन दोस्त एसेप, डोनी और इरवान शांति से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होते हैं। सभी कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हवा में एक हल्की सी टेंशन थी, जैसे कि कुछ आने का संकेत हो। तभी एक और दोस्त नांडो बिना कुछ बोले धीरे से अंदर आता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो कोई भी खास रिएक्शन नहीं देता, लेकिन उसकी एंट्री के बाद में जो वातावरण होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था। दूसरी ओर ब्री और तेते अभी भी मेला अटेंड करके वापस आ रहे होते हैं। तेते ब्री को कैजुअली थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसका घर काफी दूर था, लेकिन ब्री के लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता था, उसका फोकस बस फीलिंग पर था। अब जब तेते जाने लगती है तो ब्री उससे घर तक छोड़ने की बात करता है, लेकिन तेते पोलाइटली मना कर देती है। खैर, अब तभी सीन कट होता है और दोबारा से वही नांडो अपने रूम के अंदर एंट्री करता है। लेकिन अब की बार उसके दोस्त काफी हैरान रह गए थे, क्योंकि उन्होंने तो उसे कुछ देर पहले ही रूम में आते हुए देखा था। तो अब सवाल ये था कि जो पहला नांडो उनके सामने आया था वो कौन था। अब ब्री जब रात में घर वापस आता है तो एक बटरफ्लाई उसके साथ ही घर के अंदर चली आती है। अब अगले दिन जब ब्री कॉलेज के लिए निकलता है तो उसकी नजर फिर से उसी बटरफ्लाई पे पड़ती है, जो कि एक पौधे पर शांति से बैठी हुई थी। ब्री बिना कुछ सोचे समझे उस पौधे पे पानी छिड़क देता है। अब कुछ वक्त बाद इरवान ने ब्री को बताया था कि बोर्डिंग हाउस में कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। जैसे उन्होंने देखा कि नांडो जैसा कोई आदमी उसके रूम में आया था, लेकिन असली नांडो तो उसके बाद ही आया था। जब ब्री ने ये सब सुना तो उसने इस बात को थोड़ा सा लाइटली लिया। उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि जैसे उन सब ने हेलुसिनेशन किया होगा। लेकिन इरवान ने ये बात काफी ज्यादा सीरियसली ली थी। उसका चेहरा बिल्कुल बदल सा गया। उसने ब्री से क्लियर बोल दिया था कि अगर उसने ऐसा मजाक बनाया तो वो उससे बात तक नहीं करेगा। उसी शाम नांडो अपनी गर्लफ्रेंड एलन के साथ बोर्डिंग हाउस आया था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है और नांडो चाय बनाने के लिए किचन में गया और एलन ड्राइंग रूम के अंदर अकेले बैठी हुई थी। उसी वक्त उसकी नजर एक बटरफ्लाई पर पड़ती है, जो कि एक पेंटिंग के पास शांति से बैठी हुई थी। अब एलन थोड़ा सा क्यूरियस होकर घर के अंदर एक्सप्लोर करने लगती है और तभी उसने एक लेडी को देखा, वो भी सफेद कपड़ों में। वो पल इतना क्रीपी था कि उसके दिमाग में एक शॉक रजिस्टर भी नहीं हो पाया था। और तभी नांडो चाय लेकर आ गया था, लेकिन जैसे ही एलन ने कप की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कप असल में किसी कटे हुए हाथ ने पकड़ के रखा हुआ था। और एलन अब बिना कुछ सोचे समझे चिल्लाते हुए सीधा बाहर भाग जाती है और अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। वो इतनी ज्यादा शॉक में थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। नांडो ने पूछा कि आखिर हुआ क्या, पर एलन ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो घर जाना चाहती है, वो ठीक फील नहीं कर रही। अब थोड़ी देर के बाद में जब सभी दोस्त वहाँ पर आए तो उन्हें एलन का बैग मिलता है। बैग एकदम डेकोरेटिव लग रहा था, जैसे कि कोई गिफ्ट हो। एसेप ने कैजुअली कमेंट किया कि ये गिफ्ट जैसा लगता है और बाकी सब ने भी उस बैग को इग्नोर कर दिया। खैर, अब थोड़ी देर के बाद में इरवान का पैर उसी टूटे हुए कप पर पड़ जाता है और गुस्से में वो भला बुरा कहते हुए उन टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है और फिर खिड़की बंद करने जाता है। लेकिन तभी एक अजीब सी चीज होती है कि खिड़की के ग्लास में उसे एक लेडी का रिफ्लेक्शन नजर आता है। एक पल के लिए उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं होता। अब थोड़ा हिचकिचाते हुए वो किचन की तरफ बढ़ता है और उसको वही लेडी दिखाई देती है। लेकिन इस बार सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि इरवान रिएक्ट ही नहीं कर पाता और वो लेडी उस पर डायरेक्टली हमला कर देती है। इरवान जमीन पर गिर पड़ता है और पूरा सीन एक हॉरर सीक्वेंस के
अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया था। घर की हवा काफी ज्यादा भारी फील होने लगती है और इरवान की आंखें फिर से उस रिफ्लेक्शन को ढूंढने लगती हैं और उसको अब वो लेडी टेबल के ऊपर दिखाई देती है। अब ये सब देखकर वो जोर से चिल्लाने लगता है। अब एसेप तुरंत उसकी चीख सुनकर किचन की तरफ दौड़ पड़ता है। उसका चेहरा टेंशन से भरा हुआ था। खैर अब थोड़ी देर के बाद में डोनी भी वहाँ पर पहुँचता है और सीन ऑलरेडी काफी ज्यादा केओटिक हो गया था, लेकिन डोनी उस पल को थोड़ा सा एब्सर्ड बना देता है। उसको लगता है कि इरवान को होश में लाना जरूरी है और बिना किसी लॉजिक के वो अपनी पैंट से पब्लिक हेयर निकालता है और इरवान के मुंह के पास ले जाता है। ये सीन इतना रैंडम होता है कि उस हॉरर के बीच एक ऑकवर्ड सा साइलेंस आ गया था, हंसी भी आ गई थी, लेकिन सरप्राइजिंगली इरवान उस एक्ट से थोड़ा होश में आ जाता है और उसके फेस पर क्लियरली डिसगस्ट दिख रहा था। अब अगले दिन इरवान ने सबको साफ साफ बताया कि जो लेडी उसने देखी थी वो रियल थी और उसके एक्सप्रेशन में डर साफ झलक रहा था। वो कंफ्यूज भी हो रखा था। तभी नांडो ने एक और फैक्ट शेयर किया। उसने बताया कि एलिन ने भी एक दिन पहले उसी लेडी को देखा था और वो डर कर इसलिए भाग गई थी। एसेप ने तुरंत नांडो को ब्लेम करना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। शायद से एलिन को वहाँ पर लाना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन नांडो ने अपनी साइड से क्लियरली डिनाई कर दिया। उसने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब उस टेंशन से अलग एक और पल लेक के पास हो रहा था। ब्री और तेते शांत से मूड में लेक साइड पर बैठे हुए थे। ब्री के मन में एक सवाल था कि इतनी बार मिलने के बावजूद भी वो अब तक तेते के बारे में बस बेसिक चीजें नहीं जानता था, जैसे कि वो रहती कहाँ पर है, उसके माता पिता कौन है। तेते का रेस्पॉन्स बिल्कुल काम होता है। उसने बस इतना कहा कि हर चीज का एक वक्त होता है और ब्री उस पल को बिल्कुल लाइटली लेता है। उसका मानना था कि टाइम को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन तेते का पर्सपेक्टिव कुछ और ही था। उसने सॉफ्टली बताया कि इंसान कभी समय को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो सिर्फ उनके अनुकूल हो सकता है। अब इन सब पलों के बीच में बोर्डिंग हाउस में सिचुएशन और भी ज्यादा गर्मा गर्मी वाली होती जा रही थी। नांडो ने सबको सजेस्ट किया कि वहाँ से सबको निकल जाना चाहिए, ये जगह हॉन्टेड है, लेकिन इरवान कंफ्यूज्ड हो रखा था और एसेप का रिएक्शन बिल्कुल एग्रेसिव हो चुका था। उन दोनों में काफी ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है और सभी दोस्त उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तभी ब्री के फोन पे रूडी का कॉल आता है और उसकी टोन अर्जेंट थी। उसने सिर्फ इतना कहा था कि जल्दी बोर्डिंग हाउस आ जाओ। ब्री तेते के साथ वापस वहाँ पर पहुँचता है और जैसे ही इरवान की नजर तेते पर पड़ती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। इरवान क्लियरली बोलता है कि वो लड़की जिसे ब्री लाया है वही भूत है, जो कि उसने पहले भी देखी थी, लेकिन ब्री गुस्सा हो जाता है और डिनाई करने लगता है। रूडी ब्री से पूछता है कि वो इससे मिला कहाँ पर था, तो ब्री ये बोलता है कि वो लड़की यहीं की है, लेकिन रूडी ने कहा कि उसने इस लड़की को यहाँ कभी नहीं देखा और वो पल सबके लिए काफी ज्यादा डरावना था। सबके चेहरे एकदम सीरियस हो गए थे। अब ब्री तेते को ढूंढते हुए बाहर आता है, लेकिन तेते उसको कहीं नहीं मिलती। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो तेते को अंदर देखकर रुक गया था। तेते एक बटरफ्लाई के साथ बहुत ही शांति से खेल रही होती है और उसने कामली ब्री को एक चीज समझाई कि उसके दोस्तों को अपने वर्ड्स और एक्शंस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर जगह के अपने रूल्स होते हैं और यहीं से कहानी का असली हॉरर शुरू होगा। उस रात ब्री के सभी दोस्त एक फैसला लेते हैं कि वो कोपराल के पास जाएंगे। कोपराल एक लोकल व्यक्ति था, ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे कि वो हर चीज जानता हो। अब जब इन सब ने बोर्डिंग हाउस के रिसेंट हुए हादसों के बारे में बताया तो उसका रिएक्शन कोई भी शॉक वाला या फिर डर वाला नहीं था। वो बस शांत होता है, इतना शांत कि वो साइलेंस ही काफी अनसेटलिंग सी फील होने लगती है। अब एसेप के मन में तुरंत डाउट आता है कि क्या कोपराल ऑलरेडी सब कुछ जानता है। तो कोपराल ये कहता है कि हर जगह के अपने नियम होते हैं और इंसान को अपने शब्दों और हरकतों का ध्यान रखना चाहिए। ये सुनते ही ब्री के एक्सप्रेशन बदल गए थे। वो तुरंत बहुत ही ज्यादा अकड़ सा गया, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो। उसका चेहरा ब्लैंक पड़ चुका था, क्योंकि यही एग्जैक्ट लाइन उसने पहले तेते के मुंह से भी सुनी थी। अब एक शाम ब्री जो होता है वो अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त होता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। घर के अंदर कोई खास हलचल भी नहीं थी और ब्री भी अपने रूटीन में मग्न हो रखा था। लेकिन तभी उसके कान में एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देती है, जैसे कि किसी लेडी की कोई सॉफ्ट सी आवाज आई हो, कोई धुन गा रही हो, बहुत ही धीरे से, और वो भी घर के किसी कोने से। वो पल थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लगता है। ब्री थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि ये हुआ क्या, लेकिन क्यूरियोसिटी के चलते उसने काम से अटेंशन हटाया और धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकल गया। वो काफी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि जैसे वो खुद भी श्योर नहीं था कि वो सुन क्या रहा है। वो धीरे धीरे लिविंग रूम की तरफ जाता है और जैसे ही उसने वहाँ पर पैर रखा तो उसका चेहरा एकदम से जमसा गया। वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी, बिल्कुल मोशनलेस, ना कोई एक्सप्रेशन ना कोई मूवमेंट, और सिर्फ एक ब्लैंक और कोल्ड प्रेजेंस वहाँ पर थी। उसकी आंखें काली थी, बिना किसी इमोशन के, जैसे कि वो बस सब देख रही हो पर कुछ महसूस नहीं कर रही थी। ब्री के दिल की धड़कन तेज होने लगती है और उसके अंदर का डर साफ बढ़ रहा था, पर उस डर के बावजूद उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और वो धीरे धीरे उस लेडी के करीब जाने लगा। लेकिन तभी घर की लैंडलाइन रिंग करने लगती है और उस रिंग की आवाज ब्री के ध्यान को तोड़ देती है। खैर उसका ध्यान तुरंत ही लैंडलाइन वाली जगह पर चला जाता है, लेकिन जब वो फिर से उसी दिशा में देखता है तो वो लेडी वहाँ से गायब थी। पूरा रूम एकदम ठंडे सन्नाटे में चला जाता है, जैसे कि वहाँ पर कभी कुछ था ही नहीं। अब अगले दिन सब कुछ शांत हो चुका था और तेते अपना कराइंडिंग बजा रही थी, जैसे कि हमेशा बजाया करती। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी होती है, लेकिन ब्री ने उस मुस्कान के पीछे कुछ और ही नोटिस किया, जो कि थी एक छुपी हुई उदासी, जो कि उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। वो उससे इसका कारण भी पूछता है तो वो बताती है कि ये लंबी कहानी है और अगर उन लम्हों को वो याद करेगी तो वो और दुखी हो जाएगी। अब इसी बीच ब्री को एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज पता चलती है, सच्चाई पता चलती है। उसने एक पुरानी फोटो देखी थी और तेते का असली नाम असल में हेलिना था। ब्री उसकी पुरानी डायरी पढ़ता है और डायरी के
पेजेस में लिखा हुआ था कि हेलेना को बच्चों से बहुत प्यार था, उनके साथ वक्त बिताना, उनके साथ खेलना उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। लेकिन कई साल की शादी के बावजूद भी हेलेना और उसके पति हैंडी के बीच कभी बच्चे नहीं हुए। ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन्स भी थे, दिक्कतें भी बढ़ने लगी थी। तब हैंडी ने डिसीजन लिया कि वो जकार्ता शिफ्ट होगा काम करने के लिए। और फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हेलेना एक कॉल रिसीव करती है। दूसरी ओर एक लेडी थी जिसका नाम था नीना। उसने कहा कि वो हैंडी की पत्नी है और अब हैंडी तेते से प्यार नहीं करता। वो 6 महीने प्रेग्नेंट भी थी, यानी कि हैंडी के बच्चे के साथ। हेलेना ये सुनकर एकदम से जम जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि हुआ क्या, और उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। कुछ दिनों के बाद में एक खत मिलता है और हैंडी ने उनका घर बैंक में गिरवी रखा हुआ था और उस पैसे से अपने नए परिवार के साथ वो एक नई जिंदगी शुरू कर चुका था। और आखिर में हेलेना को उसने डिवोर्स दे दिया। और अब उसके बाद से ही एक ख्याल उसके दिमाग में बार बार आने लगता है कि ये सब कब खत्म होगा, और वो सब कुछ अपने अंदर दबा लेती है और किसी से कुछ नहीं कह पाती। फिर इसके बाद एक और फ्लैशबैक में रिवील होता है कि हेलेना ने उसी बोर्डिंग हाउस में एक कमरे के अंदर खुद को खत्म कर लिया था और अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। एकदम से ही ब्री के ऊपर लाइट बल्ब ब्लिंक करता है और जोर से फट जाता है, जैसे कि आसपास कोई खतरनाक शक्ति हो। विंडो अचानक से स्लैम हो जाती है, धड़ाम से आवाज आती है, किचन का रैक हिलने लगता है, बर्तन जमीन पर गिर जाते हैं और हर एक आवाज बिल्कुल इको जैसे गूंज रही थी। अब ब्री इससे बिल्कुल शॉक में हिल जाता है और उसके सामने हवा में 2 चाकू तैर रहे थे और वो उससे सिर्फ इंचेस दूर थे, यानी कि किसी ने उसके ऊपर उन चाकुओं को फेंका था जिससे वो खाली बच गया। तभी हेलेना अचानक से उसके सामने आ जाती है। ब्री घबरा कर डायरी उठाता है, लेकिन उसके सामने सिर्फ खाली हवा थी। हेलेना वहाँ से गायब हो गई थी, यानी कि हम समझ पाते हैं कि हेलेना जिंदा नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये उसकी आत्मा थी, यानी कि तेते या फिर हेलेना, ये उसकी आत्मा अब तक हम देखते आ रहे हैं। अब इसके बाद ब्री एक झलक देखता है और हेलेना बालकनी की तरफ जा रही होती है। वो तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन जब वो बालकनी तक पहुंचता है तो वहाँ पर सिर्फ सन्नाटा था। हेलेना वहाँ पर भी नहीं थी। अब थोड़े वक्त के बाद में ब्री लेक के पास अकेले आता है और उसके दिल में एक उम्मीद थी कि तेते वापस दिखाई देगी, और ये वही झील है जहाँ पर उन दोनों की आखिरी पीसफुल मेमोरी बनी थी। लेकिन झील पूरी तरह खाली थी। ब्री ने वहीं रुककर इंतजार करना शुरू किया और धूप धीरे धीरे ढलती गई, अंधेरा बढ़ता गया और रात उतर आई, लेकिन तेते अभी तक वहाँ पर नहीं आई थी। ब्री अब लेक के पास झुककर अपना चेहरा पानी से साफ कर रहा था और जब उसने ऊपर देखा तो तेते वहाँ पर खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे हमेशा होती है, लेकिन इस बार उसकी प्रेजेंस ज्यादा रियल और ज्यादा हैवी फील हो रही थी। ब्री तुरंत खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था, क्योंकि उसने बिना पूछे उसकी डायरी पढ़ ली, उसका पूरा सच जान लिया। उसने उस पल में बस एक चॉइस ली, उसने तेते को हक किया और वो ब्री के अलावा किसी को नहीं दिख रही थी। बोर्डिंग हाउस का माहौल वापस से थोड़ा सा अनईजी था, जहाँ पर जब ब्री घर लौटता है तो सबसे पहले एक चीज नोट करने वाली थी कि उसके चेहरे पे एक अलग सी खुशी थी। ब्री ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, बस सीधा सीधा अपने रूम में चला गया और बिना किसी से बात करे हुए, बिना किसी हेजिटेशन के, यानी कि इस बार उसके चेहरे पे कोई डर भी नहीं था। अब एसेप और डोनी दूर से उसको देखते रहते हैं और दोनों का रिएक्शन एक ही था कि कुछ तो गड़बड़ है। दोनों थोड़ी कंफ्यूजन में बोल उठते हैं कि ब्री काफी दिनों से अजीब सा बर्ताव कर रहा है। एसेप ने भी उसकी बात पर एग्री किया और फिर उसने कामली सजेस्ट किया कि ये सब इरवान और नांडो को बताना चाहिए। खैर अब ये दोनों ही निकल पड़े थे इरवान और नांडो से मिलने के लिए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है जब तक यहाँ पर अचानक से बाइक नहीं रुकती और यहाँ पर कंफ्यूज्ड होकर वो आसपास देखता है, वही रोड, वही टर्न, वही सराउंडिंग, और कुछ ही पलों में उनको एहसास हो जाता है कि ये दोनों घूम फिर कर फिर से एक ही जगह पर वापस आ रहे थे, जैसे कि उन्हें किसी इनविजिबल चक्रव्यूह के अंदर डाल दिया गया हो, जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल लग रहा था। पर तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंज उठती है। किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, और दोनों एकदम से जम जाते हैं। आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन आवाज बिल्कुल पास से ही आई थी, और उसके तुरंत ही बाद वही आवाज फिर से उनको सुनाई देती है कि मेरा सर वापस दो। अब रूडी और डोनी सामने देखते हैं और रोड के बीच में एक कटा हुआ सर पड़ा हुआ था और थोड़ी ही दूरी पर एक हेडलेस लाश थी। डर के मारे दोनों अलग अलग रास्ते में भाग जाते हैं। रूडी काफी कंफ्यूज्ड हो गया था और बस वहीं पर रुका रहा, पर फिर उसके सामने वही लेडी का भूत आ गया और उसने वही लाइन रिपीट करी। अब दूसरी तरफ डोनी भी उस भूत का सामना कर रहा था और उसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे वो भाग जाता है। अब इसी बीच बोर्डिंग हाउस के अंदर एसेप को ब्री के रूम से लाउड म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अगले ही पल वो म्यूजिक एक लेडी की रोती हुई आवाज के अंदर बदल गया था। लैंडलाइन अचानक से रिंग करने लगती है और एसेप ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक लेडी की आवाज आई कि हेलेना से बात करनी है। एसेप ने कैजुअली बोला कि यहाँ पर कोई हेलेना नहीं रहती, पर तुरंत रिप्लाई आया कि वो अभी सोफे पर बैठी हुई है। एसेप ने धीरे से पलट कर देखा और उसके सामने हेलेना का भूत खड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा इतना ठंडा कि हवा का झोंका भी उसके सामने गर्म लगता। अब रूडी और डोनी फाइनली पहुंच जाते हैं नांडो से मिलने के लिए। वहाँ पर नांडो ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहा था और सब कुछ शांत था। तभी एसेप भागता हुआ अंदर आता है। उसकी सांस फूली हुई थी और चेहरा सफेद लग रहा था। वो बस इतना ही बोल पाया कि वो आज रात वहाँ पर रुकना चाहता है।
अब अगले दिन जब ब्री कॉलेज में होता है तो उसके बाकी फ्रेंड्स ने फैसला कर लिया था कि अब और नहीं, वो एक शेमन को बोर्डिंग हाउस लेकर आए। उम्मीद थी कि ये स्पिरिट अब इस घर को छोड़ देगी। शेमन ने तुरंत ही इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया और नांडो को बोला कि ऑफरिंग ग्राउंड पे रख दो, और फिर एक पावरफुल आवाज में चिल्लाते हुए बोला कि इस घर को तुरंत छोड़ दो। तभी दरवाजा खुद पे खुद खुल जाता है और अगले ही पल एक इनविजिबल शक्ति ने शेमन को हवा में उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाया, और तब जाकर हेलेना सामने आती है अपने पूरे रूप में। उसका चेहरा दर्द, गुस्से और एक ठंडेपन से भरा हुआ था। शेमन ने फिर से कोशिश किया हेलेना के ऊपर हमला करने का, लेकिन इस बार वो गायब हो गई और तुरंत उसके पीछे से आई और उसका गला पकड़ लिया और बिना किसी स्ट्रगल के उसे विंडो के बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर बाकी सभी लोग डर गए थे। नांडो ने हिम्मत करके हेलेना पे हमला किया, लेकिन उसने उसका भी गला पकड़ लिया। अब सीन इतना ज्यादा गंभीर हो गया था कि डोनी वहीं बीच में बेहोश हो जाता है। तभी ब्री घर आता है और बाहर शेमन चोट में घायल पड़ा हुआ था। उसने बस इतना कहा कि उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है और ब्री तुरंत ही अंदर चला गया। रूम में अंदर जाते ही तेते ने उसकी तरफ देखा, यानी कि हेलेना ने। ब्री ने आराम से कहा कि वो उसके दोस्तों को नुकसान ना पहुंचाए। तेते ने नांडो को छोड़ दिया, लेकिन उसे एक तरफ जोर से धक्का दे दिया। अब तब ब्री फाइनली अपना सच बताता है। वो ये बताता है कि उसे हमेशा से पता था कि तेते एक भूत है, लेकिन कभी भी उसने कुछ गलत फील नहीं किया था। वो सिर्फ एक दोस्त और शांति चाहती थी, पर उन लोगों ने उसे दुख पहुंचाया है। सभी लोग स्टंट रह गए थे। तब इसे अपने सीधा एक सवाल पूछ लिया कि ब्री उसके साथ रिश्ते में था। ब्री तेते की तरफ देखता है और क्वाइटली कहता है कि वो प्यार नहीं करता था, बल्कि उसकी कहानी लिख रहा था, और अगर उसके झूठ से उसके दोस्तों को तकलीफ हुई हो तो वो ऐसा नहीं होने देगा। तेते अब भी शांत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसने प्यार से बोला कि उसे सब पता था और उसकी स्टोरी हर वक्त वो देखती थी, और जब वो कहानी लिखता था तब वो उसके आसपास ही हमेशा रहा करती। और तभी सीन के अंदर रूडी वापस आता है और इस बार वो कोपराल को लेकर आया था, लेकिन तेते कामली बोलती है कि वो ये जगह छोड़ देगी ताकि वो सब उससे डरना बंद कर दें। फिर वो सॉफ्टली ब्री से पूछती है कि उसके जाने से पहले क्या वो ब्री को एक बार गले लगा सकती है। अब कोपराल तुरंत ही यहाँ पर ब्री को वार्न करता है कि अगर उसने तेते को हक किया तो इसका मतलब ये होगा कि ब्री ने अपनी मर्जी से ये आत्मा तेते को दे दी। अब एक पल के लिए शांति होती है और ब्री सोचता है और फिर अपने दिल की सुनता है। वो आगे बढ़ता है और तेते को गले लगा लेता है और बस एक लाइन कहता है कि वो हमेशा उसका दोस्त रहेगा, यानी कि तेते को वो दोस्त, वो प्यार मिला जो कि उसे कभी भी जिंदा रहते नहीं मिल पाया था। ये सब कुछ उसके हस्बैंड को करना चाहिए था, लेकिन उसका हस्बैंड उसे छोड़कर नीना नाम की लड़की के साथ सेटल हो गया था। अब तभी एक कोमल सी रोशनी हेलेना यानी कि तेते के चारों ओर घूमने लगती है और धीरे धीरे उसका रूप एक बटरफ्लाई में बदल जाता है और वो बटरफ्लाई हवा में उड़ जाती है। और अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर वो बटरफ्लाई स्टार्टिंग में जो थी वो कौन थी। वो कोई और नहीं बल्कि वो तेते खुद थी। खैर अब यहाँ से सीन चेंज होता है। एक लाइब्रेरी के अंदर एक शांत कोने में एक अननोन लेडी एक पुरानी किताब उठाती है जिसका ऑथर कोई और नहीं बल्कि ब्री था, यानी कि उसने पूरी की पूरी तेते की कहानी लिख दी थी। वो एक पन्ना खोलती है और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो चीज दिल में लिख दी जाए वो कभी मिटाई नहीं जा सकती। वो हमेशा वहीं रहती है, एक याद बनकर, एक कहानी बनकर, जैसे उसकी मुलाकात और अलविदा तेते के साथ थी। आज ना वो उस घर में रहता है ना ही तेते, लेकिन उस जगह ने दोनों को एक कहानी में बांध दिया, एक ऐसी कहानी जो कि कभी खत्म नहीं होती। और यही कहानी आप सभी लोग, मैं, हम सब सुन रहे थे। और बूम, इसी के साथ में ये किताब और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक रोमांटिक हॉरर फिल्म की कहानी, जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर रोमांटिक फिल्म है जिसका नाम है रूमा तेते, स्टोरी ऑफ हेलेना। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी।